नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है study.com के YouTube चैनल पे। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे मैथमेटिक्स और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो है नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या। जो अपनी लास्ट क्लास हुई थी इसके ऊपर, उसके अंदर हमने जो गुणनखंड होते हैं वो कैसे आते हैं और उनकी संख्या कितनी है वो सीखी थी। तो आज अभी हम दो क्वेश्चन करेंगे, वो जो कि पेपर के अंदर आते हैं, उन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है और उनको समझते हैं। तो देखिए, मान लीजिए एक नंबर है, पहले उसका या तो डायरेक्टली आपको नंबर दे सकता है या फिर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन देगा। तो डायरेक्टली प्राइम फैक्टराइजेशन लिख रहा हूँ मैं। मान लीजिए 2 की पावर है 7 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 3। ठीक है, ये हमें एक संख्या दे दी उसने। तो मान लीजिए संख्या कुछ होती है वो हम उसको निकाल सकते हैं, और ये जो है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ से हमें क्या करना है, दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो ये आता है कि भाई फाइंड दी नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ n। n के कितने फैक्टर्स हैं वो प्राइम होंगे। अगर इसको हिंदी में देखें तो हिंदी में एक क्वेश्चन कैसे आएगा कि जो संख्या है n के कितने अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, n के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, इस तरीके से आएगा। तो एक क्वेश्चन तो आता है अपने ये। तो देखिए, पहली बात तो ये कि भाई हमने जब ये इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया है तो सीधी सी बात है, यहाँ पे कितने प्राइम है, एक तो 2, एक 3 और एक 7। ठीक है, तो यहाँ से 3 अभाज्य संख्याएं हैं और उनकी कुछ ना कुछ पावर। तो यहाँ से एक तरीके से देखें तो होना तो ये चाहिए कि भाई प्राइम फैक्टर्स पूछ रहा है तो इसके 3 प्राइम फैक्टर होने चाहिए। क्या, 2, 3 और 7। ठीक है, पर होता ये है कि जो एग्जाम के अंदर आता है वो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा होता है कि ये जो पावर है हमारे पास, ये जो अभाज्य संख्या है, इसकी पावर है, वो उनका सम पूछ रहा होता है कि ये जो 2 है वो कितनी बार यूज हुआ है। तो 2 कितनी बार यूज हुआ है, देखिए यहाँ पे 7 बार। 3 कितनी बार यूज हुआ है, 2 बार। और 7 कितनी बार यूज हुआ है, 3 बार। तो टोटल कितना हो गया, 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 12 कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ n, या फिर n के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, उनका आंसर होगा 12। ठीक है ना, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। आप ये सोचे कि यहाँ पे जो संख्या है वो कितनी होनी चाहिए, एक 2, एक 3 और एक 7। तो 3 इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है ना, पर एग्जाम के अकॉर्डिंग होता ये है कि जितनी भी पावर होती है वो उनसे उनका सम पूछ रहा होता है। तो आपको करना यही है, अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ रहा है तो आपको ये ही मान के चलना। ठीक है, दूसरा क्या होता है भाई, पहला क्वेश्चन तो अपना ये हो गया। ठीक है, दूसरा वो इस तरीके से पूछता है, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स ऑफ n, कि n के कितने प्राइम डिवाइजर्स होंगे। प्राइम क्या होता है भाई, वही अपना अभाज्य, और डिवाइजर को बोलता है ये भाजक। ठीक है, पूछेगा कैसे, अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी होगी वो आपसे पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ से भाई हमने पढ़ा है कि भाई डिवाइजर और फैक्टर्स, गुणनखंड या फिर भाजक, इनके अंदर कोई अंतर तो है नहीं, कोई फर्क तो है नहीं। फिर भी जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं उसके अंदर वो इसको और इसको अलग अलग लेके चलता है। तो जैसे वो लेके चलता है उसी के अकॉर्डिंग हम समझेंगे, वरना तो डिवाइजर और फैक्टर्स के अंदर जो अपने गुणनखंड हैं या फिर भाजक हैं उनके अंदर कोई अंतर नहीं होता है। पर इन दो क्वेश्चनों के अंदर जब एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं तो वो यही डिफरेंस लेके चलता है। तो अपने जो क्वेश्चन है उसको ऐसे सोल्व करेंगे, बाकी यहाँ पे कोई डिफरेंस होता नहीं है। तो देखिए, प्राइम डिवाइजर्स, अभाज्य भाजकों की संख्या जब यहाँ पे पूछेगा, वहाँ पे क्या पूछ रहा है कि भाई कितने प्राइम यहाँ पे यूज हुए हैं। तो एक प्राइम कितना है, 2, एक है 3 और एक है 7। तो टोटल कितने हो गए अभाज्य भाजक, 3 हो गए। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर ये आए तो आपको आंसर टिक करना है 12, क्वेश्चन अगर ये आए तो आंसर टिक करना है 3। ठीक है, होना तो यही चाहिए कि भाई इसका आंसर भी 3 हो, पर इसकी जो लैंग्वेज उन्होंने बना रखी है या फिर जो ये स्टैंडर्ड वो फॉलो कर रहे हैं, अपने को तो उसके अकॉर्डिंग चलना है। आपको अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है तो 3 ऑप्शन के अंदर ही नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको जो आंसर है वो इसके अकॉर्डिंग करना है।
जब भी आपसे पूछे कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है, तो आप पावर्स जो है उनको डायरेक्टली ऐड कर देंगे, और अभाज्य भाजकों की संख्या क्या है उस केस में क्या करेंगे, कितने प्राइम नंबर्स हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं यहाँ पे, उन सभी को क्या कर लेंगे, देख लेंगे कि वो काउंट कर लेंगे कि कितनी है। तो 2, 3 और 7, सिर्फ यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 3 है, तो ये अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी हो गई, 3। नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स अपने पास कितने हो गए, 3। तो इन क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है, ठीक है, जब भी आपसे पूछे अभाज्य गुणनखंड या फिर अभाज्य भाजक, वरना इन दोनों के अंदर कोई अंतर नहीं होता। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। अभी आगे क्या सीखेंगे कि भाई ये हमने जो गुणनखंड निकालने थे, कि गुणनखंड तो निकालने हमने सीख लिए कि भाई कोई भी संख्या है उसके कितने गुणनखंड होंगे, वो हमने निकालने सीख लिए हैं। अब अगर मैं बात करूं कि जितने भी गुणनखंड हैं उन सभी का योग कितना होगा, या फिर उनमें से सम गुणनखंड कितने होंगे, विषम कितने होंगे, इवन या ओड कितने होंगे, उनको कैसे हम काउंट करें। तो पहले तो मैं क्वेश्चन बताता हूँ। तो एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, वहाँ से हम क्वेश्चन को समझते हैं कि है क्या भाई क्वेश्चन। तो मान लीजिए 20 की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो 20 के फैक्टर्स बनाएंगे हम। तो छोटा नंबर है तो कहाँ से स्टार्ट कर देंगे भाई, सिंपल तरीके से करेंगे, 1 गुणा 20, फिर 2 से भी डिवाइड हो जाएगा ये, 2 × 10, 3 से नहीं जाएगा, 4 से चला जाएगा, 4 गुणा 5, ठीक है। तो यहाँ पे भाई अब देखिए क्वेश्चन कितने आएंगे, 6 क्वेश्चन है। उन क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला तो क्या पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का मतलब क्या है कि कुल कितने गुणनखंड होंगे। तो भाई कितने हैं यहाँ पे, 2, 4 और 2, 6। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, 6, ठीक है। उसके बाद क्या पूछेगा, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। इवन का मतलब सम, कि सम गुणनखंड कितने होंगे। तो देखिए सम यहाँ पे क्या क्या है, एक 2 है, एक 4 है, एक 10 है और एक 20 है। तो कितने हो गए, 4। या फिर पूछ लेगा आपसे ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स, कि भाई विषम गुणनखंड कितने हैं। तो टोटल 6 थे, उनमें से सम कितने हो गए, 4, तो विषम कितने हो गए मेरे पास, 2, ठीक है। फिर पूछेगा क्या, सम ऑफ ऑल दी फैक्टर्स, ठीक है, मतलब कि जितने भी गुणनखंड हैं उन सभी का जोड़। तो इन सभी का जोड़ पूछेगा वो, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 20, 10, 30, 29, नहीं 39, 20 और 10 30 और 9 कितना हो गया, 39, 40 और 2 42, ठीक है। उसके बाद पूछ लेगा वो सम ऑफ इवन फैक्टर्स, ठीक है, और एक होगा सम ऑफ ओड फैक्टर्स। तो ये जो 6 क्वेश्चन है, एक कोई भी नंबर दे देगा, उसके ऊपर ये 6 क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो अगर मान लीजिए नंबर छोटा है तो अपने नॉर्मली इस तरीके से इसको फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने टोटल का सम कर लिया है, उसके बाद इवन ओड को देख लेते हैं। एक तो 5 है और एक 1 है, तो टोटल इन दोनों का सम कितना हो गया, 6। तो इवन का कितना बच गया, टोटल 42 है, तो ये कितना हो गया, 36, ठीक है। तो एक क्वेश्चन समझ में आ गया आपको कि ये चीज़ें हैं वो हमसे पूछी जाएंगी। जब नंबर छोटा है तो हम यहाँ से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आसान काम है। अगर नंबर बड़ा होता चले जाएगा तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन 6 क्वेश्चनों को कैसे हम देखेंगे वो समझते हैं आगे। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। सम ऑफ ऑल दी फैक्टर्स, सभी जो गुणनखंड है उनका योग कितना है, जितने भी सम गुणनखंड है उनका योग कितना है, और जो विषम गुणनखंड है उनका योग कितना है। तो ये है। चलिए अब एक नंबर बढ़ा लेते हैं और वहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको फैक्टर्स जो है वो बनाना सिखा ही दिया था पहले ही। तो चलिए देखिए, नंबर ले लेते हैं 120, ठीक है। 120, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है वो अपन ने सीख लिया था, कर लेते हैं, फिर भी देख लीजिए। इसको वैसे करते हैं, देखिए मैंने आपको बताया था कि 10 हो या फिर 100 हो, मतलब कि लास्ट में 1 0, 2 0, 3 0, तो उसको अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको 12 × 10, ठीक है, ये कितना हो जाएगा भाई, 12 का अगर मैं अलग से करूँ तो 12 का कितना आएगा, 2 से 6 पे 2 से 3, ठीक है। तो 12 हो गया है मेरे पास, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, फिर 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 5। तो यहाँ से क्या करेंगे, 2 की पावर कितनी हो जाएगी मेरे पास, 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे, 3 × 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1। ये मेरे पास क्या आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है।
अब हमें करना ये है, वही जो पीछे वाले क्वेश्चन हमने पढ़े थे वो करने हैं। तो पहली बात तो जब नंबर छोटा है तो हमने इसको डायरेक्टली कर लिया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने होंगे, ओड कितने होंगे, टोटल कितने होंगे। टोटल हम निकालना सीख चुके हैं पहले ही, ठीक है, कि भाई कुल गुणनखंड कितने होंगे इसके, ठीक है। कैसे करेंगे, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो पावर है उसके अंदर एक ऐड करना अपने को, 3 के अंदर एक ऐड किया, 1 के अंदर एक किया और फिर 1 के अंदर एक किया, तो कितना है ये 4, 2 और 2, तो 16। अब इस 16 गुणनखंडों में से सम कितने हैं और विषम कितने हैं वो कैसे निकालेंगे। देखिए कल हमने तरीका सीखा था गुणनखंड बनाने का। तो गुणनखंड बनाने का तरीका क्या था भाई, 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, ठीक है। 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। यहाँ से मैंने क्या देखा कि भाई पावर 3 थी तो यहाँ पे कितने ऑप्शन हो रहे थे मेरे पास, 4। पावर के अंदर 1 ऐड कर रहा था मैं, ठीक है। यहाँ पे 3 की पावर 1 है तो भाई 2 ऑप्शन हो गए और यहाँ पे भी 2 ऑप्शन हो गए। अब देखिए जब मैं बात करूँ, ये तो थी कुल गुणनखंड की, ठीक है। अगर हम बात करें सम गुणनखंड की, तो सम का मतलब क्या होता है, सम गुणनखंड तब आएंगे मेरे पास जब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है कि नहीं। जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा किसी संख्या को तभी तो वो सम होगी, 2 या 2 की किसी पावर से। अगर मैं 2 की किसी पावर से मल्टीप्लाई ना करूं तो वो गुणनखंड कैसे हो जाएंगे, विषम। तो मान लीजिए जब मैं इसको गुणा करूंगा इस साइड और फिर इससे करूंगा तब मेरे पास कितने आएंगे, विषम गुणनखंड, ठीक है। यहाँ से ऊपर, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 0 कितना होता है 1, पर यहाँ से जैसे ही नीचे देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2, ये 4, ये 8। तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो जो गुणनखंड बन के आएंगे वो कैसे होंगे, सम गुणनखंड होंगे। पर जब हमें विषम गुणनखंड चाहिए हैं तो इस लाइन के अंदर से मैं सिर्फ एक ही संख्या को ले सकता हूँ कि नहीं, तो एक संख्या को तो मैं यहाँ से ले लूँगा, ठीक है। यहाँ से कितनी ले सकता हूँ भाई, ये तो विषम के अंदर है तो 2, और यहाँ से कितने 2, तो कितना आया, टोटल आया मेरे पास 4। पर जब मैं बात करूँगा सम की तो मैं इसको नहीं लूँगा, ठीक है ना। सम के अंदर क्या होना चाहिए, 2 या 2 का कोई मल्टीपल। तो यहाँ से कितने ऑप्शन हो गए मेरे पास, 3, यहाँ से कितने हो गए 2 और यहाँ से कितने हो गए 2। तो आंसर कितना आया, 3, 6 दूनी 12, ठीक है। तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आई 12 और विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आई 4, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कुल गुणनखंड थे मेरे पास 16 और उनके अंदर से सम कितने आए मेरे पास 12 और विषम कितने आए मेरे पास 4। तो टोटल कितने हो गए 12 + 4 16, ठीक है कि नहीं। तो ये जो तरीका है वो आपको याद रखना है। अब इसको डायरेक्टली अगर मैं यहाँ से देखना चाहूँ तो कैसे करूँगा। देखिए मेरे को पता है कि पावर के अंदर हमेशा हम 1 ऐड करते हैं, तो जब मैं सम की बात करूंगा तो सम के अंदर मैं कितनी पावर लूंगा, 2 की पावर 0 को छोड़ दूंगा, जो यहाँ पे मैंने देखा है, ठीक है ना। 2 की पावर 0 को छोड़ दिया क्योंकि वो सम गुणनखंड नहीं बनाएगा। 2 की पावर 1, 2, 3 ये कैसे गुणनखंड बनाएंगे, सम गुणनखंड बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से कितने ऑप्शन आ गए मेरे पास 3, यहाँ से 2, यहाँ से 2, तो ये कितने होंगे। अब भाई यहाँ से अगर मेरे को सम गुणनखंड निकालने हैं तो कितने आएंगे, 2 हिस्सों में बांट सकते हैं कि नहीं इसको। एक तो होगा सम इवन और एक कैसा होगा ओड। तो यहाँ पे जो पीछे वाली पावर है 3, 5, 7, ठीक है, 3, 5, 7, 11, 17 जो भी आगे प्राइम नंबर आए उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि सम गुणनखंड कितने हैं और विषम गुणनखंड कितने हैं। उस केस में सिर्फ हमें 2 को अलग अलग तरीके से लेके चलना। जब मैं सम की बात करूँगा तो 2 की जितनी पावर है उतनी ले लीजिए, ठीक है। कितनी है 3, आगे वाली पावर के अंदर 1 ऐड कर देंगे, 2 × 2 कितना आ गया 12, ठीक है। और जब मैं विषम गुणनखंड की बात करूंगा तो 2 के अंदर से सिर्फ 2 की पावर 0 को हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो या तो चाहे इसको रहने दीजिए या 2 की पावर 0 कितना होता है 1 होता है, 1 ही यहाँ से 2 और यहाँ से 2, तो टोटल कितने आ जाएंगे 4। ये बात आपको याद रखना, ठीक है। एक 2 और एग्जाम्पल देखते हैं कि भाई इवन जो है सम गुणनखंड है वो कितने आएंगे, विषम जो है वो कितने आएंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार। एक और नंबर लेते हैं अभी और फिर उसके लिए भी सेम क्वेश्चन अपना सोल्व करते हैं। तो देखिए नंबर मान लीजिए मैं डायरेक्टली प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिख रहा हूँ, ठीक है।
ऐसे मान लीजिए नंबर जो है, संख्या है, वो मेरे पास कितनी है, वो है 2 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 11 की पावर 4। ठीक है, ये मेरे पास संख्या है। यहाँ से अगर मैं निकालूँ क्या, पहला क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स या फिर कुल गुणनखंडों की संख्या, वो कितनी होगी। तो देखिए वो कितनी होगी मेरे पास, क्या करना है, आसान सा काम है, पावर जो है उसके अंदर 1 ऐड करना है और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे पावर 3 है तो ये आ गया 4, यहाँ पे पावर 2 है तो आ गया 3, यहाँ पे पावर 4 है तो आ गया 5। कितना हो गया ये, 12 गुणा 5 60। तो टोटल जो है कुल गुणनखंडों की संख्या यहाँ पे कितनी आई मेरे पास, 60 आ गई। अब यहाँ पे मैं बात करूँ नंबर ऑफ इवन फैक्टर, ठीक है, इवन फैक्टर्स, कि भाई इसके अंदर से टोटल जो गुणनखंड है मेरे पास वो तो कितने आए 60, उनमें से सम कितने होंगे, ठीक है, सम गुणनखंडों की संख्या। तो उसके अंदर क्या करना है भाई, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, पावर के अंदर 1 ऐड कर रहे थे, पर जैसे ही सम की बात करूँगा तो जो 2 की पावर है उसको हम कितना ले लेंगे, सेम ले लेंगे, उसके अंदर 1 ऐड नहीं करना है आपको, ठीक है ना, क्योंकि 2 की पावर जो 0 है वो कोई भी इवन फैक्टर नहीं देगा। तो यहाँ से तो आ गया 3 और बाकियों के अंदर 1 ऐड करना है। तो 2 के अंदर 1 ऐड किया 3, 4 में 1 ऐड किया तो 5, तो ये कितना आ गया भाई, 9 पंजे 45, तो कितना आ गया 45। तो अब देखिए टोटल कितने हैं 60, मेरे पास सम कितने हैं 45, तो विषम कितने हो गए, इसको माइनस कर देंगे 15, ठीक है। तो या तो वहाँ से निकाल सकते हैं या फिर नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स या फिर विषम गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। विषम गुणनखंड कैसे आएंगे, पहला तरीका तो ये भाई कि 60 टोटल है, उनमें से 45 सम है, तो 15 कितने बच गए विषम। या फिर हम फॉर्मूला से देखें तो देखिए विषम के अंदर क्या होगा, 2 की कोई भी पावर नहीं आएगी, ठीक है, तो यहाँ से तो कोई ऑप्शन अपने उठाएंगे नहीं। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ से क्योंकि 2 की पावर 0 वाला है, ठीक है ना, उसकी वजह से सिर्फ 1 आएगा मेरे पास, तो 1 को चाहे लिखे या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 5 की पावर कितना है, 2 के अंदर 1 ऐड किया 3 और यहाँ पे 4 के अंदर 1 ऐड किया तो 5, तो ये कितना आ गया 15, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी नंबर हमें दिया हो तो कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो आगे हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे कि भाई ये जो गुणनखंड आए हैं टोटल, उनका योग कितना होगा, उनका जोड़ कितना होगा, ठीक है। जितने भी मेरे पास इवन फैक्टर्स हैं उन सभी का सम कितना होगा, ओड फैक्टर्स हैं उन सभी का सम कितना होगा, वो हम पता करेंगे। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं फिर अपने। तो देखिए अब एक और नंबर लेते हैं, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो फॉर्मूला अब मैं लेके आऊँगा, ठीक है, योग के लिए जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आखिर आया कहाँ से, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहली बात तो ये, मान लीजिए कि आपको इतना तो याद होगा कि हमने जो फैक्टर्स जो थे वो कैसे बनाए थे, ठीक है ना। मान लीजिए मेरे पास ये आ रहा था 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा था किससे, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 से, ठीक है। तो एक फैक्टर कैसे आया था भाई, इसको मल्टीप्लाई करने से, इसको मल्टीप्लाई करने से, फिर इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करने से, फिर इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करने से, यहाँ से मेरे पास फैक्टर्स निकल के आए थे। तो अपने को क्या करना है, वही चीज़ को एक फॉर्मूले के अंदर लेके आना है। वो देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए मैं इनका जो सम है, जोड़ है, वो कैसे निकालेंगे वो देखना चाहते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, ABC ले लेता हूँ, ठीक है, A, B और C, और यहाँ पे ले लेते हैं अपने P और Q, ठीक है। तो यहाँ से देखिए पहला फैक्टर कैसे आया था मेरे पास, 2 की पावर 0 को 3 की पावर 0 से गुणा करने से, मतलब मैंने क्या किया, A को P से मल्टीप्लाई किया और A को Q से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ से मेरे पास एक फैक्टर आया तो A इंटू P, एक फैक्टर आया A और Q, 2 फैक्टर आ गए। मुझे इन सभी फैक्टर्स का, सभी गुणनखंडों का जोड़ निकालना है। अब फिर मैं क्या करूँगा, B को मल्टीप्लाई करूँगा। तो B को मैंने P से मल्टीप्लाई किया और फिर B को मल्टीप्लाई किया Q से, ठीक है, ये 2 और फैक्टर आ गए। फिर C को P से मल्टीप्लाई किया और C को Q से मल्टीप्लाई किया, C को P से मल्टीप्लाई किया और C को
Q से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास क्या आ गया, सम आ गया, जोड़ आ गया या फिर योग आ गया सभी गुणनखंडों का। ठीक है कि नहीं। तो उसी को मैं अगर इक्वेशन की फॉर्मेट में लिखूं तो देखिए क्या लिखूंगा मैं इसको, अगर a प्लस बी प्लस सी इसकी गुणा में करूं p प्लस क्यू से तो कितना आएगा मेरे पास, तो भी यही आएगा। ठीक है कि नहीं, कि a b c इनके योग को और p प्लस क्यू इनको आपस में गुणा करूं तो भी मेरे पास क्या आएगा, यही आएगा। देखिए जो ब्रैकेट है उनकी मल्टीप्लिकेशन आपको अच्छे से आती होगी, अगर नहीं आती है तो ध्यान दीजिए, समझिए इस चीज़ को। भाई यहाँ पे हम पहले किसको मल्टीप्लाई करेंगे, a को इन दोनों से, तो a इंटू पी और a इंटू क्यू। ठीक है, ये दोनों आ गए मेरे पास। फिर b को करेंगे तो b इंटू पी और b इंटू क्यू, फिर ये दोनों आ गए। और यहाँ से c इंटू पी और c इंटू क्यू ये दोनों आ गए। ठीक है कि नहीं। तो यहाँ से जो सम निकालने का तरीका है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि भाई इसको मल्टीप्लाई करने से और इसको मल्टीप्लाई करने से मेरे पास रिजल्ट तो यही आ रहा है, और ये क्या है मेरे पास, सम है, योग है सभी गुणनखंडों। तो वही यहाँ पे हम इसको कैसे लिखेंगे कि इस साइड वाले हैं उन सभी को अलग और इस साइड वाले हैं उन सभी को अलग। तो यहाँ से मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ कि भाई 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, और इसको मल्टीप्लाई करूँगा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 से, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, योग आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो है ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये क्या है, जो सभी गुणनखंड हैं उन सभी का योग। तो चलिए अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर उसके अंदर निकालते हैं कि जितने भी गुणनखंड अपने पास हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, उन सभी का योग कितना होगा। तो ये फॉर्मूला है वो आपको समझ में आ गया है कि कैसे करना है। तो देखिए अब एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं अपना सीधे। तो एक नंबर है, एक संख्या है, क्या 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है, यही है मेरे पास। अब इसके अंदर पूछ रहा है कि जितने भी फैक्टर्स हैं इसके, जितने भी गुणनखंड हैं उन सभी का योग कितना होगा। तो देखिए वो योग कैसे निकालेंगे अपने, मुझे पता है कि 2 की पावर जब 3 है तो मैं इसके फैक्टर बनाऊंगा तो 2 की पावर 0 1 2 और 3 यहाँ तक जाएंगे। ठीक है, अगर 5 की बात करूँ तो क्या होगा, 5 की पावर 0 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। ठीक है ना भाई। अब इनको मुझे क्या करना है भाई, इसको पहले इससे गुणा करना है, इससे, फिर इनको इस तीनों से, फिर इसको इन तीनों से और फिर इसको इन तीनों से। जो सम का फॉर्मूला आएगा मेरे पास वो कैसे आएगा भाई, इन सभी को अलग से जोड़ना है और इन सभी को अलग से जोड़ना है, फिर आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो देखिए क्या होगा, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 5 की पावर 0 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। तो ये कितना आएगा, 2 की पावर 0 कितना होता है 1, ये 2, ये होगा 4, ये हो गया 8, यहाँ पे कितना हो गया 1, ये 5 और ये हो गया 25। तो इसको कैसे देखिए, 8 और 2 10 4 14 और 1, ये तो हो गया 15, और ये कितना होगा 25 और 5 30 और 1 31। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा, 15 एकम 15 1 45 और 1 46, ये आएगा 465। ये मेरे पास क्या आ गया, सम आ गया या फिर योग आ गया कि भाई जितने भी गुणनखंड हमारे पास थे उन सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा, 465। आपको अच्छे से समझ में आया है कि यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो पावर थे उसको हमने एक्सपेंड करके लिख दिया, क्योंकि जो फॉर्मूला था वो हमारे पास कहाँ से आया, यहीं से ही आया था कि भाई इन सभी को ऐड करो, इन सभी को ऐड करो और आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो निकल के आएगा वो क्या होगा, सम होगा, योग होगा सभी गुणनखंडों का। ठीक है, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं कि इनके अंदर जो मेरे पास सम गुणनखंड बचेंगे, ठीक है, सम गुणनखंड बचेंगे उनका योग कितना आएगा और जो विषम गुणनखंड है उनका योग कितना आएगा। ये मेरे पास क्या आया है, ये आया है सभी गुणनखंडों का योग, मतलब कि सम ऑफ ऑल दी फैक्टर्स। यहाँ पे हमने ऐसे अलग अलग नहीं किया है कि इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स या फिर ओड नंबर ऑफ फैक्टर। ये हमने क्या निकाला है, 465 जो मेरा निकल के आया है ये है सम ऑफ ऑल दी फैक्टर्स। ठीक है, तो चलिए अब इवन और ओड को अलग अलग देखते हैं। तो देखिए, जब मैंने आपको बताया था जब हम इसको कंसीडर करेंगे 2 की पावर 0 को, तो हमारे जितने भी फैक्टर बनेंगे वो कैसे बनेंगे, ओड बनेंगे, क्योंकि उनके अंदर 2 या 2 की कोई पावर नहीं होगी। जैसे ही मैं नीचे आऊँगा तो यहाँ पे 2 और 2 की पावर है,
तो यहाँ पे उसकी वजह से क्या होगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे। तो देखिए ध्यान से देखिए, अब अगर मैं निकाल लूँ क्या, सम ऑफ ओड फैक्टर्स, ठीक है, ओड फैक्टर्स मतलब विषम जो गुणनखंड है हमारे पास, विषम गुणनखंडों का योग। तो उसके लिए हमें किसको लेके चलना है, 2 की पावर 0 को लेके चलना है, ठीक है ना, क्योंकि जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा तो यहाँ से मेरे पास गुणनखंड क्या आ जाएंगे, सम गुणनखंड जो है वो आएंगे। तो यहाँ से 2 की पावर 0 को लेंगे और आगे वाली ब्रैकेट में क्या आ जाएगा मेरे पास, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। ये कितना हुआ, 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1, 5 और ये 25, तो ये कितना आएगा 31, 31 गुणा 1 कितना आ गया 31। तो ये मेरे पास क्या आ गया, विषम गुणनखंडों का योग, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया है, 2 के अंदर 2 की पावर 0 को लिया है सिर्फ, ठीक है, इसको नोट करिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, सम फैक्टर्स जो हैं, इवन फैक्टर्स हैं, उनका जो योग है वो निकालते हैं, ठीक है। ओड की जगह क्या कर देते हैं यहाँ पे इवन, सम ऑफ इवन फैक्टर्स मतलब कि सम गुणनखंडों का योग। वो कैसे निकालेंगे भाई, जब हम 2 की पावर 1, 2, 3 को कंसीडर कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो सारे गुणनखंड बन के आएंगे वो कैसे होंगे, सम होंगे। तो ये हमने 2 को कंसीडर कर लिया, और अगर बात करूँ इनकी तो इनको बाद वालों को सभी को हमें कंसीडर करके चलना, क्योंकि जो इवन और ओड है, सम और विषम है, उसके ऊपर किसका इफेक्ट पड़ेगा, सिर्फ 2 का, बाद वाली संख्याओं से उनका इफेक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आई मेरे पास, देखिए 2, ये आ गया 4, ये है 8, यहाँ पे क्या है 1, 5 और 25, तो ये कितना आया 14, और ये आ गया मेरे पास 31, तो कितना आएगा 14 गुणा 1 14, 1 बच गया, 42 और 1 43, 434। ये मेरे पास कितना आया, सम गुणनखंडों का योग। और जो विषम थे उनका कितना आया था मेरे पास 31, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 465, और वही वैल्यू हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपने सम गुणनखंड निकाल लिए हैं तो विषम कैसे, टोटल में से माइनस करके भी निकाल सकते हैं, या फिर अगर डायरेक्टली हमें सम और विषम एक ही चीज़ निकालनी हो तो उसको कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि भाई जब सम गुणनखंडों या विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो, या फिर सम गुणनखंड और विषम गुणनखंडों का योग निकालना हो, ठीक है। तो जब भी हम बात करेंगे कि भाई इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो किसको कंसिडर करेंगे, इनको, या फिर इवन फैक्टर्स का सम ऑफ इवन फैक्टर्स, तो भी किनको कंसिडर करेंगे, इनको, ठीक है ना। चाहे हमें निकालना हो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स या फिर सम ऑफ ऑल द इवन फैक्टर्स, तो किसको कंसिडर करेंगे, 2 की पावर 1 या फिर उससे ज़्यादा वाली पावर। जब भी मुझे निकालना हो कि नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स या सम ऑफ ऑल दी ओड फैक्टर्स, तो उसके अंदर हम कंसिडर किसको करेंगे, 2 की पावर 0, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई है। तो यहाँ से ये वाले जो क्वेश्चन थे हमारे, जो अपना जो ये जो नंबर ऑफ फैक्टर्स चल रहा है, उसके अंदर इससे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के अंदर कुछ भी नहीं आएगा। अभी तक जो आए हैं वो जो आज की क्लास की स्टार्टिंग में जो मैंने क्वेश्चन कराए थे कि भैया आपके जो फैक्टर्स हैं, अगर वो प्राइम फैक्टर्स और प्राइम डिवाइजर्स पूछे तो वो वाले क्वेश्चन, उसके अलावा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। मैंने आपको क्या करा दिया है, इवन नंबर ऑफ फैक्टर हैं वो भी कैसे निकालेंगे वो भी सिखा दिया है, ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वो कैसे निकलेंगे वो भी सिखा दिया है, और फिर इनका सम या फिर योग कैसे निकलेगा वो भी आपको सिखा दिया है। तो इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। आपको जो तैयारी है वो बिल्कुल अच्छे से करनी है, और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाइए, इसका लिंक हमारी जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाके आप आसानी से PDF डाउनलोड कीजिए, वहाँ से इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और उनके सॉल्यूशन भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो आपको वहाँ जाके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, जितने भी आपके दोस्त हैं उन सभी को शेयर कीजिए, क्योंकि NTPC का पूरा कोर्स हम यहाँ पे कराएंगे, ठीक है। और उसके अलावा हमारा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और study.com को चूज़ करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।